हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और वैसे भी इस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो जितना ज्यादा सेट आप लगा सकते हो, लगाने का प्रयास करना है। और वैसे भी भैया हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें कोशिश आपकी होनी चाहिए कि भाई हमको 90 प्लस फोड़ना है। और वैसे भी बच्चों, क्वेश्चन पेपर आप हिंदी का कोई भी सॉल्व करो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि मिलते जुलते हैं, यानी यहां से आपको 25 से 30 नंबर 100% श्योर है कि इसी क्वेश्चन पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो भाई ये एक और भाई आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर आज के इस वीडियो से आपको 25 से 30 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया, ये आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। भाई बार बार हम इस तरह से बताए हैं कि यहां पे जो भी पेपर मिलेगा आपका, यहां पे अनुक्रमांक लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा आपको, फिर उसके बाद यहां पर नाम लिख देना है भैया, है ना। जो भी नाम होगा, चिन्ना स्वामी, मुत्वा स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, है ना। हर बार यही बताए हैं हम, तो ये नहीं लिखना भैया, अपना रियल नाम लिखना है। ठीक, और उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि ये सेट नंबर होता है, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका सेट नंबर होता है। और यही जो सेट का नंबर होता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है किस सेट का, क्योंकि 7 सेट हर साल बनते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सेट क्या होता है? सेट का मतलब यह है भैया कि आपके 7 क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं और सातों में एक जैसे क्वेश्चन थोड़ी ना देगा, अलग अलग। ठीक है, कुछ जो मिलते जुलते हैं वही आपका रहेगा, नहीं तो आपके अलग अलग क्वेश्चन। और इसीलिए उनको क्या है, एक सेट नंबर दे दिया जाता है, तभी पता चलता है कि हाँ इस जिले में ये सेट नंबर का क्वेश्चन पेपर गया था, यहां पर इतना गया था। तो इससे बच्चों की कॉपियां चेक करने में आसानी होती है। तो ये सेट नंबर होता है जिसको कॉपी में फिल भी करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, और बाकी पूर्णांक भैया आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा, क्योंकि हमने बताया है ना कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर हिंदी को आपने अच्छा कर लिया, अगर इसमें आपके 90 प्लस आ गए, तो बाकी अदर सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें अगर कम भी आ जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। चलिए भैया देखते हैं जल्दी से। चलिए यहां पर देखिए भैया, अब थोड़ा बेसिक सा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। भाई कुछ निर्देश दिया रहता है ना, निर्देश ये दिया रहेगा कि समय क्या है, 3 घंटे 15 मिनट। समय 3 घंटे 15 मिनट है। जैसा कि आपको देगा कि 15 मिनट सबसे पहले पढ़ने के लिए दिया जाएगा, बाकी आप 3 घंटे पेपर मस्त तरीके से हल करिए। ठीक है, फिर कहेगा कि भैया संपूर्ण मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। और जो आपका पेपर होगा, संपूर्ण जो प्रश्न पत्र होगा, वो 2 भागों में विभाजित होगा, खंड का और खंड खा में। ठीक है, चलिए खंड का से बात कर लें, ये पूरा आपका भैया किताब वाला होगा, जिसमें आपका गद्यांश पद्यांश यानी पूरा गद्य साहित्य, फिर उसके बाद काव्य साहित्य रहेगा। खंड खा में ज्यादातर व्याकरण वाले होते हैं, संस्कृत होता है आपका। ठीक, चलिए तो खंड का से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहले का है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ठीक, खंड का से शुरुआत जो होगी वो बहुविकल्पीय प्रश्न से होगी, जिसमें आपके भैया गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन और काव्य साहित्य से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 बहुविकल्पी होंगे। कितने भैया? 10, यानी 10 नंबर तो आपके फ्री वाले हैं। 10 बहुविकल्पी प्रश्न के ये मिलेंगे बच्चों, इसलिए ये एकदम फ्री फंड वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है लक्ष्मण सिंह, या फिर चौथा है लाला श्रीनिवास दास। तो भैया परीक्षा गुरु के लेखक कौन है बबुआ? तो लाला श्रीनिवास दास।
कौन है भैया? लाला श्रीनिवास दास। अब देखिए यहां तो हो गया कि कौन है, लेकिन एक और भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी करता है बच्चों कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना, बहुत बार पूछा गया है कि किस विधा की रचना, विधा कौन सी है? तो भैया ये विधा का मतलब ये कहानी है कि उपन्यास है या फिर व्यंग है या फिर जैसे पूछेगा कि आत्मकथा है, निबंध है, क्या है? तो ध्यान देना भैया, ये किस विधा की रचना है? तो ये है एक उपन्यास। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि परीक्षा गुरु जो है ये भैया हिंदी हिंदी का ये हिंदी का क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास। उपन्यास तो है ही, लेकिन प्रथम उपन्यास है ये भी याद रखना। अगर आ गया कि भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो भैया वो है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तो भैया दो क्वेश्चन आपके बन गए ना। तो एक किस विधा की रचना है? उपन्यास है। ठीक, तीन बन गए भैया। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि प्रथम उपन्यास कौन है, तो यानी परीक्षा गुरु। फिर परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदुमती है क्या है? इंदुमती है क्या है? तो ये प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया प्रथम उपन्यास तो हमने देख ही लिया कि परीक्षा गुरु है। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो इंदुमती है ये क्या है? प्रथम कहानी है। क्या है भैया? प्रथम कहानी है। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहां से भी आया है कि इंदुमती की रचना किसने किया? तो भैया किशोरी लाल गोस्वामी। इसकी रचना किसने किया? तो भैया रचना किसने किया बबुआ? तो किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, इन्होंने क्या किया भैया? रचना किया। आई बात समझ में? देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, अगर चीजों के को एक दूसरे से बढ़िया से, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ेंगे ना, चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। भाई कहां से कितना पूछेगा, कितना घुमाएगा? हमने हर एक चीज को पढ़ रखा है, तो कहां से आपको परेशान करेगा? ठीक है ना, तो इसको भैया अच्छे से नोट करते चलिएगा। हो गया, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे भैया। आगे देखिए, कह रहा है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्कंद गुप्त नाटक है, तो भैया इसके लेखक कौन है? ठीक है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका है प्रेमचंद्र, या फिर भैया लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर जय शंकर प्रसाद, या फिर धर्मवीर भारती। तो भैया स्कंद गुप्त जो नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, किस कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आई बात समझ में? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। घा, जो घा है नेक्स्ट, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है भैया कि निंदा रस रचना है। तो भैया निंदा रस रचना है, किसकी रचना है? मोहन राकेश की, या फिर श्याम सुंदर दास की, या हरिशंकर परसाई की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो भैया निंदा रस किसकी रचना है बच्चों? आपको बताना है। तो निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की रचना है, और इनका एक ये व्यंग है। क्या है? एक व्यंग है। ठीक, निंदा रस। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? पहला विकल्प भीष्म साहिनी, दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर चौथा है प्रेमचंद। तो भैया शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है ना?
चलिए भैया आगे चलते हैं बबुआ। अगला है कि अगला, अब देखिए आ जाते हैं दूसरे में, पहला खत्म हो गया, अब दूसरे का आ गया ना। दूसरे का मतलब अब हम आ जाएंगे काव्य साहित्य में, गद्य साहित्य का खत्म, काव्य साहित्य में। ठीक है, काव्य साहित्य में आ गए। तो काव्य साहित्य में दूसरे का क्या कह रहा है कि कामायनी रचना है। तो जो कामायनी है, ठीक है, जो कि एक महाकाव्य है भैया, किसकी रचना है? ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर भैया महादेवी वर्मा की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर मोहन अवस्थी की। ठीक है, तो कामायनी किसकी रचना है? ये तो बहुत फेमस रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अब हमारा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें कितने सर्ग हैं। ठीक है, आपको भाई हम ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने सर्ग हैं, आपको बताना है। आपको हम भैया ऑप्शन भी दे देते हैं। ए दे दिया आपको हम 11 सर्ग, बी दे दिया 13 सर्ग, सी दे दिया 15 सर्ग, डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है, कमेंट कर देना है भैया कि कामायनी जो ये खंड काव्य है, कामायनी जो खंड काव्य है, इसमें कितने सर्ग हैं, ये आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है भैया, क्योंकि आपने सही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, हम भी तो देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं हमने इस पर। अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला विकल्प है भैया रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा है राम कुमार वर्मा ने, तीसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो भैया सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही आदिकाल को बीज वपन का नाम दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, यानी अष्टछाप जो कवियों का समूह है वो भक्ति काल की किस शाखा से है? विकल्प है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, या फिर चौथा है राम भक्ति शाखा। तो भैया अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि भाई देखिए अष्टछाप कवियों में ये 8 कवियों का समूह है जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में लिखा हुआ है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, कि कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं भैया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या फिर गिरिजा कुमार माथुर, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो भैया ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? ये है अज्ञेय जी की। और आपको ये भी बता दे भैया कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगर क्वेश्चन आए और आता है, ठीक है भैया, क्वेश्चन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन आए कि अज्ञेय जी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो भैया वो रचना है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, और आंगन के पार द्वार में इनको साहित्य अकादमी मिला था, याद रखना भैया। चलिए, ये इन पर क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया उसे श्रृंगार काल किसने कहा? यानी जिस काल को इन्होंने रीति काल कहा, किसने? शुक्ल जी ने। उसे श्रृंगार काल किसने कहा? राम मतलब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या रमाशंकर शुक्ल ने। ठीक है, तो भैया ध्यान देना, तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इन्होंने क्या है इसमें, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता के कारण इसका श्रृंगार मतलब श्रृंगार काल नाम दे दिया। ठीक, तो यहां से भैया आपके टोटल
5 प्लस 5, मतलब मिलाकर के प्यारे बच्चों आपके हो गए 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, यहां से अब उसके बाद चल, अब याद रखना भैया, इतने ज्यादा सेट बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन फिक्स है, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। इतना ज्यादा हम क्वेश्चन करवाएंगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगवा देंगे पेपर तक, तो भाई बाहर पूछेगा ही नहीं, पूरा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब चलते हैं, आपका जो आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब गद्यांश जो आएगा भैया, ये आएगा पूरे के पूरे कितने नंबर का? 10 नंबर। आप देख सकते हैं, एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, कहेगा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे देना है। जैसे ये गद्यांश दिया है, नीचे 5 प्रश्न दिया रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का ये देख सकते हैं 2 नंबर रहेगा, इस तरह से 10 नंबर मिले। तो भैया ये बड़ा आसान होता है। और चलिए देखते हैं, कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। आगे कहा है कि उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ये एक गद्यांश दिया है। अब कह रहा है कि इसका भैया इन पे आधारित जो 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखिए। चलिए लिखते हैं, कोई दिक्कत ना। पहला कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया संदर्भ कैसे लिखते हैं? देखिए संदर्भ भाई कह रहा है कि संदर्भ कभी कभार ऐसे आता है भाई, संदर्भ बहुत कम आता है, नहीं तो ऐसे करता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, या कहेगा भैया इसका मतलब शीर्षक क्या है, या लेखक, शीर्षक और लेखक का नाम। तो भैया संदर्भ पूछ लिया है तो कोई बात ना, संदर्भ कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। तो भाई लिखेंगे, जब पूछा है तो लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, अब भाई जो भी चैप्टर है हिंदी के, अब एक चीज ध्यान देना, ये किस चैप्टर से है? तो प्यारे बच्चों यहां पर बात कर रहा है राष्ट्र की, राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप आपका पहला ही चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है भैया? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से लिखा जाता है भैया, क्या चीज? संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ लिख, अरे भाई क्या लिख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल लिख दिया। ओ भाई सॉरी, आजकल भाग दौड़ में दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है संदर्भ जब आ जाए। फिर उसके बाद अब चलिए चलते हैं एक एक क्वेश्चन पर, एकदम मजे में सीखेंगे। कह रहा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो भाई देखिए क्यों कहलाती है। कह रहा धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो लिखेंगे ना भैया, कि यहां पर लिखेंगे कि धरती माता के कोख में अमूल्य
निधियों के कारण, अमूल्य निधियों के कारण वह वसुंधरा, वह वसुंधरा कहलाती, कहलाती है। ठीक है, वसुंधरा कहलाती है, याद रखना। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लो जी, फिर कर लो बात, रेखांकित अंश कहीं लिखा ही नहीं। एक मिनट भैया, हम खुद देख ले रहे हैं। हाँ, यहां से है। देखिए भैया, इसका व्याख्या करना है। यहां पे लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ठीक है, यहां पर अब इसकी व्याख्या अपने शब्दों में। देखिए, व्याख्या जब भी लिखा जाता है वो अपने शब्दों में लिखेंगे कि रेखांकित अंश में, या लिखेंगे निम्नलिखित यहां पंक्ति में। और लेखक कहता है, या लेखक का कहना है कि यहां पे देखिए कह रहा है कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। यानी यहां पे क्या है कि जैसे भाई लिखेंगे कि जिस तरह से एक बच्चे को मां के गर्भ में, मां के गर्भ में क्या है, पोषण मिलता है। अर्थात मां, यूं कह लें कि जैसे मां के भाई रक्त से ही अंदर से क्या करता होता है, पोषण मिलता है, यानी उसका पालन पोषण होता है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं वो पृथ्वी के गर्भ में क्या है, उनको पोषण मिल रहा है, यानी उस, ठीक है, वो उसमें पली हुई है। ये आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बता दें भैया, इग्नोर मत करना बबुआ। कारण इसका एक बड़ा, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये लगातार अब तक पूछा गया है, लेकिन 2025 में किसी भी पेपर में नहीं आया, यानी किसी सेट में नहीं आया। इसलिए भैया इस चैप्टर से आपका ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2025 में किसी सेट में नहीं आया तो 26 में भाई एकदम फील्ड सेट है, क्वेश्चन टपकेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से आपको पूरा इसका हल करवा रहे हैं। अगला है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो भैया देखिए किसने सजाया है, देखते हैं जरा। देखिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो भैया कैसे सजाया नहीं पूछ रहा, किसने सजाया है, तो भैया नदियों ने। तो यहां पर लिखेंगे कि भाई पूरा लिखेंगे कि पृथ्वी की देह को, की देह को नदियों ने सजाया है, नदियों ने सजाया है। ठीक है, नदियों ने सजाया है, हो गया। अगला है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। देखिए आसान होता है, कुछ भी कठिन नहीं है, पूरा आंसर इसी में तो मिलेगा। कह रहा है कि भावी अभ्युदय हेतु, तो जरा नीचे देखिए, सबसे नीचे हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। किसकी, ये विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या है, धातुओं की या अमूल्य निधियों की, अमूल्य निधियों की। यहां पर यही कहा है। ठीक है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, ठीक है, करना चाहिए। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया भैया। ठीक है, आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल, इन सबकी का मतलब ये जो अमूल्य निधियां है ना, ऊपर ही बोला है कि जो अमूल्य निधियां हैं इनके बारे में बात कर रहा है। तो इन अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल करवाना बहुत आसान आवश्यक है। ठीक, तो इस तरीके से भैया इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिया। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया, आपका एक हो गया बच्चों, एक अथवा में है, वहां आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा कि आप अगर भाई पहला नहीं कर पाते दूसरा करो, दूसरा नहीं आता पहला करो।
आपके सामने दो विकल्प हैं। तो अथवा में मान लेते हैं वो नहीं आ रहा, अथवा में ये कर दीजिए, अशोक का फूल उसी भाई उसी मस्ती में हंस रहा है, इसका मतलब क्या है, अशोक के फूल चैप्टर से है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला जो चैप्टर है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचना किया है। ठीक है, तो ये अशोक के फूल से है, तो आप इसको अच्छे से यहां पर भाई थोड़ा लगा दे रहे हैं, अपने स्वयं से प्रयास करिएगा इसको, ठीक है, खुद से सॉल्व करने का। अब उसके बाद भैया आपका आ जाएगा क्या चीज, काव्य साहित्य से बोले तो आपका पद्यांश, गद्यांश तो हो गया, पद्यांश अब चलेगा, और पद्यांश में भी रहेगा सेम लॉजिक, यानी यहां पर भी ये 10 ही नंबर में आएगा। ठीक है, इसमें भी वही कहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले इसको ढंग से पढ़ना है और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे देना है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ते हैं भैया। देखिए क्या कहा गया है बच्चों, यहां पर भाई दिया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन शापथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको कहूं, मतलब मुझे, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पाप सा, मतलब करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें भैया, तो ये भाई अनुताप वगैरह की बात कर रहा है, तो ये कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है। अब कैकेयी का अनुताप जो है वो भैया चैप्टर का नाम हो जाता है, लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने लिखा है भैया, मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब देखिए इसमें थोड़ा अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, मान लेते हैं आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ और भाई थोड़ा निकाल लेते हैं, प्रश्नों का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यानी इसमें जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जाते हैं तो जंगल में ठहरे होते हैं, तो वहां पर भाई कैकेयी जाती हैं सभागण के साथ में, तो कैकेयी पश्चाताप हुए करते हुए, मतलब करते हुए कहती हैं, क्योंकि भाई क्या है, भरत खूब अपने माँ को भला बुरा बोलते हैं, वो कहते हैं मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं भी भाई के साथ वनवास जाऊंगा। तो मतलब जब ऐसा होता है तो वो जा रही है, रोती हैं, पश्चाताप कर रही हैं, ठीक है, खुद पे ग्लानि, उनको बहुत ज्यादा अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो पछतावा करते हुए कहते हैं दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि हे राम, यानी दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी बोल रही हैं कि किसी व्यक्ति की कमजोरी यानी दुर्बलता का पता शपथ से ही होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर शपथ ग्रहण कर ले तो उसकी दुर्बलता का पता चलता है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ अबला के लिए अब इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यानी मैं केवल कसम ही खा सकती हूं ना, कि भाई यहां पर कह रहे हैं कि मैं केवल कसम ही खा करके कहती हूं, क्योंकि कसम से व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, भाई सौगंध खा के कह रही हूं, यदि तुमको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है कि ऐसा करने के लिए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, कि जिस तरह से मैंने पति को खोया उसी तरह पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। ठीक है, तो कहती हैं रुक जाओ, यानी सभा को भी संबोधित करती है, वो सबको बोलती हैं कि रुको, रुक जाओ, ठहरो मत रोको मुझे, कि मुझे आज कोई ना रोके, कोई भी ना रोके, कहूं सो सुन लो, यानी मैं जो कुछ कह रही हूं उसे आज सभी लोग सुन लें। और कह रहा है पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें तुमको कुछ मिलता है तो उसे भी ग्रहण करो। अब करके पहाड़ पाप सा मौन रह जाऊं, एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, यानी राम को वनवास भेजकर, ठीक है, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और उसके बदले में क्या मैं रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं। एक तो मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि क्या मैं उसके बदले थोड़ा भी पश्चाताप न करूं, ये होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया प्रश्न पर। अब प्रश्न कहो कोई बहुत बड़ा हुआ है नहीं, बहुत आसान सा है भैया, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में फिर उसका वही चीज है भैया, इसमें भी संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में क्या लिखेंगे,
तो भैया इसके पहले देख ही चुके हैं, तो अब की बार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के किस चैप्टर से है भैया? कैकेयी का अनुताप। तो कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। ठीक है, तो पूरा अच्छा लिख ही दे रहे हैं, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप यानी पश्चाताप, कैकेयी का अनुताप पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके कवि कौन है भैया? तो इसके कवि ठीक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ में अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो संदर्भ समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो चलिए 1 मिनट देखते हैं भैया रेखांकित अंश क्या है। रेखांकित, ओ भाई इसमें भी नहीं लिया, 1 मिनट बाबू, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, देखिए रेखांकित अंश कहां से है? रेखांकित अंश है भैया यहां, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अबला संघ के लिए कौन सा पथ है? तो इसमें यही लिखेंगे ना कि प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है या कवि का कहना है कि, यहां लिखेंगे पूरा सजा कर अपने से कि कैकेयी राम को समझाते हुए कहती है, या कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हे राम, दुर्बलता यानी कि क्या है कि शपथ से ही व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है। शपथ से ही सामने वाली की दुर्बलता या व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है। लेकिन अब मुझ अबला यानी अबला स्त्री के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, अर्थात मैं केवल कसम ही खा सकती हूं। ठीक है, बस यही लिख देना है भैया, और कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। अब चलिए 2 चीज तो हो गया, 2 चीजें हो गई। अब इसमें आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसमें अलंकार कौन सा है? तो भैया ध्यान से समझना, करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ सा पाप यानी पहाड़ जैसा पाप या पहाड़ की तरह पाप। तो भी के जैसे की तरह, तो यहां कौन सा अलंकार होगा? तो भैया उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार होगा बबुआ, उपमा अलंकार होगा। अगला है कि पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव क्या होगा? तो इसमें भाव का मतलब भैया इसमें क्या है? तो कैकेयी के ग्लानि व पश्चाताप का भाव है। ठीक है भैया, इसमें कैकेयी के ग्लानि व पश्चाताप का भाव, क्योंकि वो पश्चाताप कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है भाषा की विशेषताएं बताना है। ठीक है, यानी इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है इसकी विशेषता बताना है। तो भैया कौन सी भाषा, देखिए क्वेश्चन कभी कभार थोड़ा ऐसा अटपटा आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखें। कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग, जैसे भाव ही आ गया, बच्चे कहेंगे सर भाव क्या है इसमें? तो भाई वो खुद पश्चाताप कर रही है ना। और बाकी भाषा की विशेषताएं, भाई कौन सी भाषा? तो इसमें एक तो खड़ी बोली, जैसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो खड़ी बोली ये भाषा है। ठीक है, ये सीधी क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
अब देखिए ये हो गया है ना, इतना हो गया भैया। अब उसके बाद मान लेते हैं वो चीज नहीं आ रहा है, अब देखिए आपको आ गया अथवा में। अथवा में एक और दे दिया है, जैसे मान लेते हैं वो समझ में नहीं आया, आपको वो चीज कठिन लग रहा है, तो आप क्या करिए भाई, आपके सामने विकल्प है ना अथवा वाला, कि आ गया है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, आ, होने देना विकित वसना ना तो सुंदरी को। ठीक है, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह ले गोद, मतलब वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए, मतलब म्लानताएं मिटाना। ये किस चैप्टर से है? तो भैया ये आपके किस चैप्टर से है? तो याद रखना ये आपका जो पवन दूती का पहला ही चैप्टर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वाला, ठीक है ना, पहला ही चैप्टर है, उसमें से है कि भाई वो क्या है, राधिका जी जब पवन को दूत बनाकर भेजती हैं तो कहती हैं कि यदि कोई लज्जाशील महिला रास्ते में दिखाई पड़ जाए तो उनके मतलब धीरे से बहना, उसके वस्त्रों को इस तरह से बहना कि उसके जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, इधर उधर उड़ने ना पाए, वो है उसमें से। ठीक है, तो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, इससे संबंधित नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखना है। आ गया भैया। अब आपका हो गया ये आपका तीसरा चौथा। अब पांचवें क्वेश्चन में यहीं से खेला थोड़ा अजीब होने लगता है। अजीब होने का मतलब क्या है, चलिए हम समझाते हैं। जो पांचवा होगा, पांचवे के काम में, पांचवे के काम में कहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियां लिखिए। जैसे है भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या एपीजे अब्दुल कलाम या वासुदेव शरण अग्रवाल, भाई इनमें से किसी एक पर लिखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ये चीज है भैया, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज आएगा, ये 5 नंबर का। ठीक है, और ये कहेगा अधिकतम शब्द सीमा, कोष्ठक में दिया रहेगा कि इसको अधिकतम 80 शब्दों में ही लिखो, यानी आप भाई 80 से कम नहीं लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 कर दीजिए, 120 कर दीजिए, बहुत है। नहीं तो क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ऐसे भी हैं, उनका पूरा छापने लगोगे ना तो भाई 300-300 शब्द चले जाएंगे, और 300-300 शब्द में अगर लिखोगे बच्चों, बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते भी यही है, क्योंकि पहला पेपर हिंदी का रहेगा, और हिंदी ऐसे में क्या है, जितना ज्यादा भाई आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा। लिख कर प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो भाई आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन छूट गया, टाइम ही नहीं मिला। तो कारण वही होता है कि भाई आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन आ रहा है, बोला है भाई, वो आयोग खुद कहा है कि 80 शब्दों में अधिकतम लिखो, आप क्या कर रहे हो, पता चलो आप 200-300 शब्दों में लिख रहे हो, तो बाकी के तो 2-3 चैप्टर क्वेश्चन वैसे ही गायब। तो याद रखना, ये चीजें ध्यान में रखना भैया। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका भैया गद्यांश से, गद्य से। इसी तरह आपका खा में आएगा काव्य साहित्य से। ठीक है, काव्य साहित्य से इसमें भी बोलेगा किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए, और इसमें भी बोलेगा अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा बबुआ। जैसे मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, किन्हीं एक पर, और ये फिक्स वाला है, ये तो 100% वाला है ना, इसको तो बच्चे एकदम तैयार ही किए रहते हैं। ठीक, 5-5 10 नंबर का क्लियर। फिर नेक्स्ट, ये भी एकदम क्लियर वाला हो गया। जैसे इसके पहले तो हमने बता दिया भैया कि 5-5 10 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय वो फिक्स है, 100% श्योर है। इसी तरह से इसमें कि भाई बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य कहेगा। ठीक, अथवा में कहेगा कि जैसे कोई कहानी का पूरा, कहानी का सारांश, और ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80, इसको भी याद रखना। तो ये भी 5 नंबर का, कितने नंबर का देख सकते हैं, यहां है 5 नंबर का, तो ये भी फिक्स। तो भाई 10 उधर यानी साहित्यिक परिचय वाले, और 5 ये, 15 नंबर का 100% वाला क्वेश्चन है, यानी इनको तो हर हाल में आपको तैयार करना। भाई कहानी 3 देख लो बस, एक बहादुर देख लो, एक पंचलाइट देख लो, और तीसरा देखना है लाठी देख लो, नहीं तो ध्रुव यात्रा देख लो। ठीक है, चौथा देखने की जरूरत ही कहां है। अब उसके बाद फिर आ जाएंगे भैया, आपका आ जाएगा स्वपठित खंड काव्य पर। स्वपठित खंड काव्य जो होगा ये भी बच्चों क्या होगा, इसमें भी बोलेगा अधिकतम शब्द सीमा 80, तो इसमें भी शब्द सीमा का ध्यान रखना है, 80 शब्दों से ज्यादा नहीं जाना, और ये भी 5 नंबर का। तो भैया आपके मिलाकर साहित्यिक परिचय वाला, आपका फिर कहानी वाला, फिर उसके बाद ये मिलाकर टोटल 20 नंबर के तो एकदम फ्री वाले।
इसीलिए शुरू में ही बता दिया 25 से 30 नंबर तो 100% है, बाकी उसके ऊपर अभी जाएगा कम से कम मिलाकर आपका 40 से 45 नंबर मिलेगा, अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपका भाई खंड का अभी हमने बताया ना, जैसे मंडल में होता है, जिले में ही बटा रहता है कि किस जिले में क्या चलता है। जैसे कहीं में श्रवण कुमार चलेगा तो वहां बोल देगा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा में कहेगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए, या कहीं पर भाई दोनों में कोई एक करना है, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, या फिर कहीं पर जैसे रश्मि रथी चल रहा है तो उसमें क्या है, या कहीं पर भाई मुक्ति यज्ञ चल रहा है तो उसके प्रश्नों का उत्तर, तो कहीं कहीं भाई किसी जिले में त्यागपथी चलता है उसका लिखना है, किसी जिले में आलोक वृत्त चलता है उसका लिखना है, तो कहीं पर सत्य की जीत चलता है तो वहां का लिखना है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा खंड का 50 नंबर का फिनिश। अब शुरुआत होती है भैया खंड खा की। खंड खा ये भी आपका 50 ही नंबर का होगा, 50 नंबर का। खंड खा में जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, 8 के का और खा चलेगा, यह भी आसान होता है, 14 नंबर का एकदम श्योर होता है। ठीक है, फिक्स। तो जैसे यहां पर एक दिया है 8 के का में दिया है भैया, समझने का प्रयास करिए। देगा जैसे कहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। देखिए कहेगा इस तरफ 7 नंबर का होगा, 2 नंबर तो भैया संदर्भ का मिलेगा, 5 नंबर अनुवाद का मिलेगा। और इसमें भी फायदा यह है कि अथवा करके आएगा, भाई 2 दिया रहेगा, यही फायदा है कि अथवा करके। जैसे कह रहा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुपत्र आशित परमस्य सर्वोच्च गुणम जन सेवयो आशित यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानान् पश्यत तत्रैव शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवाशित। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, यहां से अथवा वाला है तो भाई ये इसके नीचे का है। तो इतना है कि यहां पर अब लिखेंगे भाई कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है। फिर उसके बाद अनुवाद में आ जाएंगे, लिखेंगे भाई महामना, यानी महामना जो यानी भाई लिखेंगे कि जो महामना मालवीय हैं वो एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार है, मतलब थे। ठीक है नहीं आशित है थे, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो था लोगों की सेवा करना। कह रहा है कि यत्र कुत्रापि अयम जनान, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखितान यानी दुखी और यानी पीड़ित देखते थे, ये जहां पर लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, ठीक है, वो तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता, तो वहां पर ये शीघ्र ही उपस्थित होकर के हर तरीके से उनकी सहायता करते थे लोगों की। फिर कह रहा है कि प्राणी सेवा अश्य स्वभाव एवाशित, लोगों की सेवा करना ही इनका क्या है स्वभाव था। तो एक दे दिया। अथवा में जैसे आपका एक दे दिया भाई, अथवा मान लेते हैं वो नहीं आ रहा, अथवा में कोई दे देगा। जैसे दे दिया है कि हंसराज तदैव परिसमध्य आत्मनम भगिने पाप हंस पोतिकाय दुहितरम, मतलब अच्छत मयूरो हंस पोतिका, मतलब इस तरह से। तो ये आपका क्या है जातक कथा, यानी जिसमें उलूक जातम है वहां से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको मान लेते हैं कोई एक आ रहा है तो कर दीजिए। ठीक, उसके बाद बबुआ जैसे आपका खा वाला होगा, तो खा वाले में भैया, खा वाले में श्लोक चलेगा। क्या चलेगा? श्लोक। तो जैसे खा वाले में कहेगा दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, इसमें भी 7 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, 2 रहेगा। तो जैसे एक दिया है ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य विवेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। देखिए इसमें भी लिखना है वही चीज कि भाई लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस भी चैप्टर से रहेगा। जैसे यहाँ पे भाई क्या लिखेंगे कि जैसे जातक कथा से है, उलूक जातम से, तो लिख देंगे उस चैप्टर से लिया गया। जैसे इसके पहले था भाई महामना मालवीय से है, तो वो नाम लिख देंगे से लिया गया है। तो चैप्टर का नाम जरूर लिखना है। ठीक, उस लिखने के बाद आप लिखेंगे भैया अनुवाद। अनुवाद में यही लिखेंगे कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना पसंद नहीं है।
ठीक है, वो पक्षीगण जब सभी बोलते हैं कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, यानी बिना क्रोधित, यानी बिना क्रोध के ही जब इसका मुंह ऐसा है तो क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा, ये है। ठीक है, अब अथवा में जैसे एक दे दिया है भैया कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। तो यहां पे समझने का प्रयास करिए, क्या देखिए क्या बोला गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है, ये आप लोगों के लिए एक सीख भी है कि कह रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, कि भाई परोक्षे कार्य हंतारम, भाई ये चैप्टर से किस चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी से। तो यहां पर कहा गया है इसमें कि भाई परोक्षे कार्य हंतारम और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, कि पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने वाले और सामने प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय यानी मीठा बोलने वाले, वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी तरह छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे हुए और ऊपर दूध लगे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। मतलब भैया ऐसा घड़ा जिसमें अंदर पूरा जहर भरा हो और ऊपर एकदम से ऐसे सफेद लेयर दूध की तरह हो, तो आदमी सोचेगा भाई देखकर कि इसमें तो पूरा दूध भरा है। तो वही चीज भाई जैसे होते ना कि दिखाने को कुछ, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, तो वही बात। ठीक है, तो वही कह रहा है भाई ऐसे दोस्त जो आपके पीठ पीछे क्या है भाई, काम बिगाड़ रहे हैं लेकिन सामने मीठा बोल रहे हैं, तो ऐसे मित्र को उसी तरह छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो बस हो गया भैया। अब उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन होगा आपका, ये 2 नंबर का। अब यहां से कहानी शुरू होती है, सब क्वेश्चन 2-2 नंबर 2-2 नंबर, और वो भी फ्री फंड वाले। जैसे दिया है कि किस निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। जैसे यहां पर दे दिया है भैया, आपका एक दे दिया है कि तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना भैया दिया है, तलवार की धार पर चलना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। सबसे जरूरी होता है अर्थ। तलवार की धार पर चलना यानी मुसीबत या मतलब खतरों से खेलना, ऐसा लिख सकते हैं, खतरों से खेलना। ठीक है, यहां पर लिखेंगे भैया, जैसे यहां पे तलवार की धार पर चलना यानी खतरों से खेलना, तो आप वाक्य प्रयोग में कोई कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं दिनेश ऐसे काम करता है, यानी ऐसे जगह फैक्ट्री में काम करता है जहां तलवार की धार पर चलने के बराबर है। कुछ भी बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप वाक्य प्रयोग में हमने बताया कुछ भी बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे आ गया टका सा जवाब देना। ठीक है, जैसे यहां पे टका सा जवाब देना, इसका अर्थ आपको बताना। ये क्वेश्चन हमने कई बार करवाया है। टका सा जवाब दे देना, बोलते हैं ना कि बस बस टका सा जवाब दे दिया, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि दाल में काला होना, इसका क्या मतलब है आप सभी जानते हैं भैया, संदेह होना, कहते ना दाल में तो कुछ काला है। अगला है कि नमक मिर्च लगाना क्या होता है, यानी चापलूसी करना। ठीक है, तो ये होता है। तो किसी एक का कहेगा भैया, किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए भैया, ये आसान होते हैं, बहुत आसान, हर एक स्टूडेंट कर ही लेता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भैया बहुत सिंपल ये भी होता है, और अच्छी बात यह है कि 5 नंबर में आता है, कुछ करना विशेष होता नहीं है। ठीक है, कुछ करना नहीं होता, कहेगा कि बस आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को के उत्तर दीजिए। पहले इसको ढंग से पढ़ लेना होता है, और इससे नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन सभी का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था,
कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। पालकी है ना, वही चीज कि पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। गाना सुना है ना, तो वही वाला पालकी। ठीक है। जो चार लोग पकड़ के चलते थे, तो इन्हें चार लोग उठाते थे, वही चीज। अगर मतलब मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में भी चलते थे। ठीक है। और पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी का प्रयोग मतलब द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। मगर फिर धीरे धीरे इसी से मशीन से चलने वाली गाड़ियों, हाँ, इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। तो ये आपका एक दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भैया। देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं हम। कह रहा है कि चलना किस किसका स्वभाव है। तो भाई चलना मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है। तो यहां पर चलना किस किस का स्वभाव है? मनुष्य, पानी, हवा, ठीक है, और समय। तो भैया चलना किस किस का स्वभाव है? तो चलना मनुष्य, पानी, हवा, समय, इन सब का स्वभाव है, दिखाया गया है। आगे कह रहा है पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था। तो भैया पालकियों का प्रयोग किनके लिए, तो यहां पर देखिए किया गया है। तो भैया कहां गया बच्चों, हाँ, कहां गया, थोड़ा ऊपर देखते हैं। हाँ, यहां पर कि भाई पालकियों का, ये देखिए पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो लिखेंगे स्त्रियों के लिए। बट आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखिएगा, पेपर में आएगा तो आप पूरा लॉन्ग। ठीक है ना, और ये आपके भाई आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए दिया जाएगा। भाई ये किसी किताब से नहीं मिलेगा, चाहे जहां से दे सकता है। आपको करना क्या है, इसी तरह से जैसे हम ढूंढ कर लिख रहे हैं, आपको भी सेम इसी तरह से ढूंढ कर उत्तर लिखना है। बट आप ऐसे शॉर्ट में ना आप पूरा लिखेंगे। जैसे यहां पर पहले का लिखेंगे कि चलना मनुष्य, पानी, हवा, समय का स्वभाव है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा जैसे पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था, तो पूरा लिखेंगे। अगला है किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। तो किसके कारण भैया, तो पहिए के आविष्कार के कारण। यहां पर पहिए के आविष्कार के कारण ही जीवन बदल गया। ठीक है, यात्रा क्या हो गई, एकदम सुगम हो। यहां पे लिखा गया है ना, इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम हो गई। तो किसके मतलब क्या कहते हैं आविष्कार से, पहिए। तो लिखेंगे पहिए के आविष्कार से। तो भैया किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, पहिए के आविष्कार से, या पहिए के आविष्कार के कारण यात्रा सुगम हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से भैया आपको इसको सॉल्व करना होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब जो 11 नंबर होगा ना प्यारे बच्चों, ये होगा भैया आपका शब्द युग्म वाला। ये भी 2 नंबर का। कितने नंबर का बबुआ, 2 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा 1-1 नंबर का। जैसे दिया है कि वसन और व्यसन का सही शब्द क्या, युग्म क्या होगा। तो पहला है विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, या विस्तार और अवधि। तो वसन का मतलब क्या होता है, देखिए वसन का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। और व्यसन का मतलब होता है लत, मुझे तो तेरी लत लग गई, आदत। तो भाई वस्त्र और आदत ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। न जाने कितनी बार करवाए हैं, अभी आप नहीं कर पाते हो, तो भैया ये बहुत बड़ी गलती आपकी है इसमें। इसका मतलब कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है कि अंबुज और अंबुद क्या है।
ठीक है, आपके सामने इसको भी कई बार करवाए हैं, और भाई हम इसको बताएंगे नहीं, हम पहले ही क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं, ये आपको स्वयं से हल करना है कि अंबुज और अंबुद का सही शब्द क्या होगा। बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। ठीक है, तो आपको बता देना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका कमेंट जरूर करना। 11 के भैया का दूसरा कौन सा होगा, इसको दिमाग में छाप लो, ये क्वेश्चन भाई इसका कमेंट करना है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। एक तो भाई जैसे अंबर दिया है, अंबर का मतलब क्या होता है, तो अंबर का मतलब होता है एक तो आकाश, और एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। ठीक है, समझ में आ गया भैया। और जैसे अब जैसे दूसरा है पट, तो यहां से पट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है जैसे जैसे दीवार, एक तो पट का मतलब दीवार होता है, और दूसरा भाई दूसरा तो याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये तो थोड़ा एक यही अभी आ रहा है भाई, दो लिखना है लेकिन इस समय दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अब विधि, विधि का मतलब चलिए देखते हैं, अभी खत्म होते होते याद आ जाएगा। अब विधि का मतलब भाई क्या होता है, कानून, और एक विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, और एक विधि का मतलब क्या होता है, तरीका। ठीक है, ये विधि का मतलब इतना होता है। एक नाग का मतलब क्या होता है, एक तो भैया नाग यहां सर्प से संबंधित है, और एक यहां पे क्या है, विष्णु है। ठीक है, और ये हाथी का भी होता है भैया। ठीक, इतना होता है, ये नहीं याद आ रहा है जो पट वाला है, अभी इसको हम देख लेंगे। तो ये काम की चीज है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो, उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश वाला क्वेश्चन है भैया, उसे क्या कहेंगे, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, या प्रत्येक आंख। तो भैया जो आंखों के सामने हो उसके प्रत्यक्ष बोलेंगे ना बबुआ। ठीक है, क्या है, प्रत्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे। विकल्प है जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो भैया जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिज्ञासु होगा। ठीक है ना, तो अपने दिमाग का भैया दरवाजा खोल करके इसको याद रख लो। ठीक है, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। ठीक, हाँ याद आ गया भैया, दरवाजा से याद आ गया, ले लो जी। ठीक है, यहां तो भैया हमारा ही काम हो गया। हाँ देखिए भैया, दरवाजा शब्द बोला अभी हमने, लो जी मिल गया, इसका होता है दरवाजा। ठीक है, और एक तो अब याद आ गया, कपड़ा, और एक दीवार भी होता है। बट एक चीज ध्यान देना, ये दो ही याद रखो, हो गया, आसान आसान वाले याद रखो। ठीक है, अभी तक दिमाग में नहीं आ रहा था, जब हमने बोला दिमाग का दरवाजा खोलकर याद रखो तो समझ में आ गया। ठीक है ना, पट यानी किवाड़ या दरवाजा, आई बात समझ में, तो ये चीज भी क्लियर हो गया जो हाफ था। अब आगे क्वेश्चन आता है, जैसे भाई को शुद्धकरण, भाई शुद्धिकरण वाला होगा,
बोलेगा शुद्ध करो किन्हीं दो को। भाई पहला है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो भैया शुद्ध करो, इसी को गायब कर दो बस, तुम कुर्सी पर बैठे हो, यही शुद्ध हो गया। अगला, इस सरोवर में अनेकों कमल है, तो गलती यहां पर है, अनेकों ना लग करके अनेक कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यहां अनेक लग जाएगा कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। नेक्स्ट है कि सम्मेलन में कवयित्री मतलब कवित्री है, तो भैया यहां पे कवित्री ने भाग लिया है, तो ये कवयित्री होगा भैया, ना कि ये वाला। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, ये वाला कवित्री होगा। अगला है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो भैया देखिए एक को पूरा भी गायब कर सकते हैं, मतलब कृपया अनुमोदन करें, तो इतना भी गायब कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कृपया अनुमोदन करें, यह भी सही रूप हो सकता है। या फिर कृपया हटा करके अनुमोदन करने की कृपा करें। सुनिएगा बबुआ, एक तो हमने बताया कि इतना पूरा बीच का गायब कर दीजिए कि कृपया अनुमोदन करें, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भाई यहां पे विनती वाले, एक अगर हम कृपा लगाएंगे अनुमोदन ये भी लगाएंगे, तो भैया दोनों विनती वाले भाव हो जाएंगे। तो एक पूरा इतना गायब करके कृपया अनुमोदन करें ऐसा लिख दो, या कृपया आगे से एकदम हटाकर यहां से अनुमोदन करने की कृपा करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये शुद्ध करने वाला हो गया। अब उसके बाद भैया आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भाई ये तो फिक्स होता है 100% वाला, जैसे 12 के का खा गा, ये होगा क्या आपका क्या है भाई, इसको बात कर ले काव्यगत सौंदर्य वाला है। तो जैसे भाई का में है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण 2 नंबर का। फिर जैसे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का भाई उदाहरण, ये भी 2 नंबर का। दोहा अथवा सोरठा का उदाहरण 2 नंबर का। और इतना भी बता दिए ना भाई, ये तो 100 में 100% है भाई, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता ना। आप दोहा सोरठा तैयार कर लो, तीसरा जरूरत ही नहीं है। यानी जैसे चौपाई और दोहा याद कर लो, कुछ नहीं किया, चौपाई याद कर लो, दोहा, बस हो गया। ठीक है, जैसे 13 में आएगा भैया, ये 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में क्वेश्चन जैसे बोला गया भैया कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, अथवा में एक आएगा भैया शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। और बैंक भाई आपको इसमें भी वैसे भी हमने बताया पत्र 3 देखना है, और हम है ना भाई कई बार करवा चुके हैं, फिर से करवा देंगे एक ही वीडियो में। पहला है मोहल्ले की सफाई हेतु, दूसरा है जैसे शाखा प्रबंधक को भाई ऋण प्राप्ति के लिए, तीसरा है लिपिक पद हेतु, भाई बाकी एक और बताया कभी कभार बैंक में खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आता है। ठीक, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा भैया, ये आएगा आपका 9 नंबर का, 9 नंबर का आएगा। और ये होगा भैया अपनी भाषा शैली में बोलेगा निबंध लिखो किसी एक विषय पर। ठीक है, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, या फिर वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्र की भूमिका। तो इस तरीके से आपके सामने भैया 4 से 5 कभी कभार 6 दे देता है, ऐसे टॉपिक दिया रहेगा और किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।